इतने बड़े अमन मनसूबे के ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी इसको खुशाइन करार दिया गया है। पाकिस्तान पहले ही इस अमन मनसूबे की हिमायत कर चुका है और शायद आलमी इस्तेहकाम फोर्स में भी पाकिस्तान की शमूलियत और नुमाइंदगी होगी। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेहमानों का तारफ कराते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर साहब रसूल साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है, किसी तारफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन जियो न्यूज़ शहजाद इकबाल साहब, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सजाद मीर साहब ने। सबसे पहले तो एडवोकेट बैरिस्टर रसूल साहब, क्या कहेंगे आपके ख्याल में जो ये अमन मनसूबा सलामती कौंसिल ने जिसको हतमी शक्ल दी है, ये कितना वायबल है? और इसके अंदर हमास ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आपके नज़दीक क्या ये प्रैक्टिकेबल है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मंसूबे आए हैं और अब की बार ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? देखिए 1967 के बाद जो 6 डे वॉर थी, जिसको यौम किपुर वॉर भी कहते हैं, जो तकरीबन तमाम मिडल ईस्ट और इसराइल के दरमियान लड़ी गई, उसके बाद ये कम अज़ कम तीसरा या चौथा ऐसा मुआहदा है। 1998 के इंतफादा के बाद जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उसके बाद एक मुआहदा सामने आया फ़लस्तीन इसराइल का। फिर 2008-9 के अंदर जब प्रेसिडेंट ओबामा ने जब इनिशियल एफर्ट्स की, उस वक्त एक मुआहदा सामने आया। और ये अब फिर से इससे पहले एब्राहम अकॉर्ड्स, जब पिछली टर्म की प्रेसिडेंसी की डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी, उसके अंदर उसके कुछ मराहिल के अंदर फ़लस्तीन के मुतालिक भी कुछ पॉइंट्स थे, और अब ये कम से कम चौथा मुआहदा है जो सामने आया। सिर्फ इसके ऊपर फ़लस्तीनियों ने कुछ अपनी एप्रीहेंशंस नहीं दिखाई। अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो 13-0 से पास हुई। रूस और चीन दोनों ने खिलाफ तो वोट नहीं किया, लेकिन एब्सटेन किया। तो जो यूनानिमिटी चाहिए मेरा ख्याल है ग्लोबल लीडरशिप को, वो बहुत सारे ममालिक, पाकिस्तान इंक्लूडेड, इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो ट्रेडिशनल पावर्स, जहां जहां पे बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पे ट्रेडिशनल पावर्स इकट्ठी हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस यूनानिमस पास हुई, फॉर एग्जांपल इवन कश्मीर के ऊपर कुछ रेजोल्यूशंस यूनानिमस पास हुई। गाजा की रेजोल्यूशन के ऊपर रशिया और चीन, जो कि बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनकी अभी एब्सटेन है। वो इस प्लान के साथ, वो खिलाफ भी नहीं है, लेकिन इस प्लान के स्पॉन्सर्स नहीं है, इस प्लान के साथ नहीं। वैसे तो मिडल ईस्ट के अंदर अमन हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सारी दुनिया के अंदर अमन हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन हमें 2-3 बुनियादी कलीदी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। एक ये कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम ये कहते हैं कि जब तक पैलेस्टाइन की, फलस्तीन की स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी और रिकॉग्नाइज नहीं होगी, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, हम इसराइल की स्टेट को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट के बाद आज तक स्टेट पॉलिसी। लेकिन अभी ये इशू तो है नहीं इसराइल को तस्लीम करने का। अभी मामला ये है कि कितना काबिल अमल है। मैं गुजारिश करूं, इस जो पीस प्लान है और जो रेजोल्यूशन के अंदर भी जो बात नजर आई, उसके अंदर पैलेस्टीनियन स्टेट की कोई बात नहीं, उसकी रिकॉग्निशन की कोई बात नहीं। जहां से पाकिस्तान उसकी जानिब एक स्टेप है, लेकिन उसकी जानिब तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, माजी में भी लिए गए। जैसे मैंने कहा 1998 में लिए गए थे, 2004 में लिए गए थे, 8 में लिए गए थे। हमारा रोल पाकिस्तान का डिप्लोमेसी के अंदर तो जो है सो है, हमारा रोल बज़ाहिरन लगता यह है कि उस पीस फोर्स आपके ख्याल में अमेरिका जो है रिलायबल गारंटर नहीं है इस पीस प्लान का? अमेरिका ने इससे पहले भी गारंटीज दी हैं गाजा और फलस्तीन के पर्सपेक्टिव के अंदर। जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनकी जो अपनी स्टेटहुड है उसके ऊपर 2-3 बुनियादी डिमांड्स। एक ये कि जेरूसलम उसका कैपिटल हो, वो इस पीस प्लान का हिस्सा भी नहीं है, वो उस रेजोल्यूशन का हिस्सा भी नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस ने पास की। दूसरा कि जो फलस्तीनियों के 2 हिस्से हैं, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक, उसकी कोई कनेक्टिविटी हो, वो कोई कॉन्ग्रुएंट एक जगह हो, इसके अंदर उसकी भी कोई बात नहीं। हमारा पाकिस्तान का रोल इसके अंदर मिलिटरीली ज्यादा है। डिप्लोमेसी के अंदर तो जो हमने करना था कर लिया, लेकिन अब इसमें मिलिटरीली थोड़ा ज्यादा नजर आता है। लेकिन वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल फोर्स होगा, कोई पाकिस्तान का डायरेक्ट नहीं है। तो लेकिन ये बात बड़ी क्रिटिकल होगी इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी और इंटरनेशनल भी, कि हमारी पीस फोर्स वहां पे गाजा के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होगी वीज़-वी इजराइल। वो तो एक यूएन पीस फोर्स में जिस तरह हम जाते हैं, वी आर बाउंड बाय द यूएन इंस्ट्रक्शन, चाहे कमांडर किसी भी मुल्क से हो। मेरी सिर्फ उसमें इस्तदा इतनी सी है
यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स के जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फलस्तीन की पॉलिसी और हमारी फलस्तीन की पॉलिसी ये तो बहुत ही टैक्टिकल और पॉलिसिंग लेवल की बात है जो हमारी फोर्सेस को भी अंडरटेक करनी पड़ेगी। शहजाद इकबाल, आपको क्या लगता है, जो आलमी बोर्ड के हवाले से बात की गई है कि एक बैन अवी शख्सियत, तो ऑब्वियसली वो तो प्रेसिडेंट क्लिंटन अपना ट्रंप खुद ही होंगे और कह भी चुके हैं वो, तो क्या लगता है कि ये जो आलमी बोर्ड है और ये इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स है, इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप ऐसी इफेक्टिव होगी कि इसराइल को भी वो कंट्रोल कर सकें, चेक कर सकें, रेगुलेट कर सकें? देखिए, इसका जो फर्स्ट फेज था, जब ये 20 नुकात आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनकी इंतजामिया की तरफ से, और 8 ममालिक थे मुस्लिम ममालिक जिन्होंने इस पर अग्री किया, उसका जो पहला फेज था वो तो कदरे आसान था। एक ट्रस्ट डेफिसिट था, फिर भी जो कैदियों की रिहाई या तबादला था वो तो हो गया, लेकिन सवाल इसी पे था कि क्या देर पा अमन इससे आ सकेगा। और अभी भी जैसे आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि हमास के रिजर्वेशन है कि इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फिर वो कहते हैं कि हमारे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो हमें मिलना चाहिए। और अभी तक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो 20 नुकाती प्लान था उसमें भी स्टेट के तस्वर का अभी तक कोई ढांचा मौजूद नहीं था। ये था कि एक ट्रस्ट बहाल होगा, फिर उसको बाद में जाके उस पर विजिट किया जा सकता है, उसमें बातचीत हो सकती है। अब मसला ये है, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, एक तो हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की फोर्सेस जा रही है या नहीं जा रही है। अभी भी आप सुने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर हमें कोई किरदार मिला तो हमारे लिए बड़ा खुशाइन होगा कि हम जाके फलस्तीनियों की, गजा के लोगों की कोई मदद कर सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। बट एग्जैक्टली रोल होगा क्या, उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज जो यूएस एम्बेसडर है इन यूएन, उन्होंने 3-4 नुकात बताए कि आईएसएफ का वहां पे क्या रोल होगा। मैं अगर आपकी इजाजत से 2-3 नुकात बता दूं। स्टेबलाइज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, सपोर्ट डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा, dismantle terrorist infrastructure, decommission weapon, maintain safety of Palestinian civilians। अब ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, जिसमें आपने हमास, बेसिकली उनके इंटरनेशनली तो हमास को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए टेररिस्ट आउटफिट, तो उसको डिसमेंटल करेंगे, उसको डीवेपनाइज करेंगे, पैलेस्टीनियन अवाम की सेफ्टी इंश्योर करेंगे। मतलब विज़ावी हमास और विज़ावी इजरायली फोर्सेस, हमास ही है ना वहां पे, तो ऑब्वियसली अगर आप कहें सिक्योरिटी जो सिक्योर करना है, क्या दुनिया इजराइल को एज ए टेररिस्ट कंट्री क्लेम करती है, मानती है? नहीं मानती। तो ऑब्वियसली जब वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, तो दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, तो वो तो हमास ही है। तो अब पाकिस्तान क्या एक इस ब्रॉडर टर्म्स में अपनी फौज को वहां पे भेजना चाहेगा, जहां पे आपने इंश्योर करना है कि गजा में कोई अटैक भी होता है, मतलब गजा के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसराइल वहां पे अटैक करता है, कुछ जंग छिड़ जाती है, फाइटिंग हो जाती है, मैंने तो कैसे करेंगे आप? साद रसूल से भी कहा कि जब पाकिस्तानी फोर्सेस के जो कंटिंजेंट वहां जाएंगे वो फिर पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, वो तो they have to act under the command and control of the international chain of command। Exactly, जी। तो उसमें जैसे यूएन में जाते हैं तो इस फिर वो पाकिस्तानी के तौर पे नहीं, फिर वो मुझे इसमें जरा मेरी हेल्प भी करेंगे। क्या ये जो मैंने आपको एजेंडा बताया है, क्या ये यूएन जो पीस फोर्सेस जाती हैं, ये उसका एजेंडा ऐसा ही होता है या ये उससे बढ़कर है? वो तो फिर यूएन चार्टर जो उनको मैंडेट मिलता है, पर हर एरिया के कॉन्फ्लिक्ट उनका अपना अपना एक होता है। मुझे इस पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं, आई थिंक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या डिसमेंटल करना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये जिम्मेदारी होती है, नहीं होती पीस हम फोर्सेस बात ये कर रहे हैं कि अगर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लेम किया गया कि उसको डिसमेंटल करना है और डीवेपनाइज करना है, इन दोनों चीजों का मकसद यह है कि गाजा के एरिया में से फलस्तीनियों से वेपन्स लेने, ठीक है, डीमिलिटराइज भी उन्हीं को करना है, एंटी टेरर भी उन्हीं को करना है, मतलब इसराइल से नहीं लेने वाले। ये वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि हमास वॉलंटरली सरेंडर करेगी, एब्डिकेट करेगी, और फिर उन एरियाज, उन टनल्स को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उन वेपन्स को कन्फिस्केट करना है। ये एक पीसफुल प्रोसेस है अपेरेंटली एज पर दिस प्लान, उसमें कोई जंग का खदशा नहीं। लेकिन जो हमास ने इनिशियली कहा था ना, उन्होंने कहा था 20 नुकात में उन्होंने इत्तेफाक जरूर किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारा रोल होना चाहिए। 20 नुकात में ये था कि हमास का कोई रोल नहीं होगा। चलें देखते हैं। सजाद मीर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तवक्कुआत है, और जैसा कि शहजाद इकबाल ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बड़ा एजाज की और ऑनर की बात होगी, ये कितने ऑनर की बात होगी पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए कि वो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स और खास तौर पे उस अमन बोर्ड के नीचे काम करेगी जिनकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। ये ऑनर की बात भी है और जिम्मेदारी की बात भी है। जिम्मेदारी की बात ज्यादा है। मसला बहुत नाजुक है। गजा का हिस्सा ये है कि लड़ाई कर रहे हैं आप वहाँ फलस्तीनियों के लिए, लेकिन बेसिकली दुश्मन बना हुआ है हमास, और हमास को किसी मुसलमान मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। हत्ता कि जो सबसे बड़ा उनका हामी ईरान था और जिसने उसकी खातर मार भी खाई, उसने भी जब जंग शुरू हुई थी और पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये कहा था कि हमास ने हमसे पूछकर हमला नहीं किया।